तो जनाब आज इक़्तिसादी सर्वे जारी किया जाएगा। नाज़रीन आपको बता दें कि ये इक़्तिसादी सर्वे जो साल गुज़र रहा है यानी रवां साल है, ये इसका रिपोर्ट कार्ड होता है, यानी कि हुकूमत की मौशी कारकर्दगी कैसी रही है इसका आज अंदाज़ा हो जाएगा। मौशी शरह नमू इसका हदफ जो रखा गया था वो तो 6% हदफ हासिल नहीं हो सका, फिर भी किस शोबे में कितनी तरक्की हुई है, कौन से अहदाफ हासिल हुए हैं और कौन से अधूरे रह गए हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मौजूदा आदादो शुमार पर भी हम आज अपनी ट्रांसमिशन पर बात करते रहेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, मौशी तज़ियाकार भी मौजूद होंगे, लेकिन नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद पहले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। बिल्कुल उनकी जानिब बढ़ते हैं। शकील साहब बताइएगा, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। ये यकीनी तौर पर ये जो रिपोर्ट कार्ड होता है बहुत अहम होता है, बहुत सारे सवालात को ये एड्रेस करता है। किस शोबे में कितनी तरक्की हुई है, मौशी शरह नमू के हवाले से क्या इंडिकेटर्स हैं, ज़रा तफसील से बताइएगा शकील साहब। कुछ ज़राए से मुतालिक जो खबरें पहले इस हवाले से सामने आई थी वो भी आपने समा के नाज़रीन से शेयर की थी, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आज वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 2:30 बजे दिन ये पेश करेंगे इक़्तिसादी सर्वे माली साल 2024-25 जो कि क्लोज हो रहा है 30 जून को। जी ठीक है, गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है शकील अहमद से। हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे शकील अहमद से, चूँकि रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिस तरह शकील अहमद भी बता रहे थे। और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे, जो दिन 2:30 बजे इक़्तिसादी सर्वे जारी किया जाएगा। रवा साल हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही इस रिपोर्ट कार्ड में बताया जाएगा। शकील अहमद हमारे साथ एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। जी शकील साहब, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी गुफ्तगू आप। देखिए फवाद, आज इक़्तिसादी सर्वे जारी किया जा रहा है माली साल 2024-25 का। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इसका इजरा करेंगे 2:30 बजे। ये इक़्तिसादी सर्वे मौजूदा माली साल जो कि 2024-25 है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से जारी किया जाएगा। कौन कौन से अहदाफ पूरे हुए, कौन कौन से मिस हुए। पिछले साल के मुकाबले में इस माली साल परफॉर्मेंस बेहतर रही है, क्योंकि जो पिछले साल और उससे एक साल पहले जो डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन थी, पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी दबाव था, ये बातें हो रही थी इंटरनेशनली कि पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए। अब वो हालात नहीं है, पाकिस्तान बहुत बेहतर हालत में है, माली इस्तेहकाम आ चुका है, इसको आगे लेकर चलना है। लेकिन जो टारगेट सेट किए गए थे उसमें कुछ हुकूमत पाकिस्तान को बाज़ अहदाफ में नाकामी का सामना करना पड़ा है। GDP ग्रोथ का हदफ था 3.6%, लेकिन 2.7% अचीव कर पाएंगे इस साल। और बुनियादी वजह यही है कि जो इंडस्ट्री है उसने उस तरह ग्रो नहीं किया, अगरचे नंबर्स ओवरऑल जो हैं वो बेहतर बताए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो ज़रूरी शोबा है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो सालाना 2.55% के रेट से किया है कि जो ज़रूरी शोबा है बिलखुसूस उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। चूँकि हमारे मौजूद पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मियाँ बख्तावर साहब हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। साजिद अमीन साहब PI से भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया साजिद अमीन साहब। मियाँ बख्तार साहब, जैसे कि जो बात शकील साहब भी कर रहे थे, बिलखुसूस ज़रूरी शोबे की बात हो, जुनूबी पंजाब के तनाजुर में अगर हम ये इस हवाले से देखें कि ज़रूरी पैदावार में कमी है, बिलखुसूस जो कपास के असरात हैं जुनूबी पंजाब के कारोबारी हलकों पर किस हद तक पड़े हैं, और अब क्या आप तवक्को करते हैं अगले बजट में इस हवाले से किसान के लिए बिलखुसूस क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। आपने एक बहुत अहम टॉपिक को आपने टच किया। एग्रीकल्चर जो है हमारी इकॉनमी की जो है बैकबोन रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी आई हैं जिसकी वजह से इस सेक्टर को जितना ग्रो करना चाहिए था वो नहीं कर सका। आपने जिक्र किया कि कॉटन की पैदावार में क्यों कमी आ रही है। सबसे बड़ी रीज़न इसकी ये है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन इंपोर्ट करती है तो उस पर सेल टैक्स नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो लोकल कॉटन क्रॉप है उस पर सेल्स टैक्स है, और उसकी आगे जितनी भी प्रोड्यूस है जैसे कॉटन सीड हो गया, कॉटन लिंट हो गया, और ऑल्सो जो उससे ऑयल बनता है उन सब पे सेल टैक्स लगा दिया गया है। तो इससे जो है एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। जो इंपोर्ट कर लेते हैं उनको सस्ती रुई पड़ती है, और जो लोकल इंडस्ट्री है वो यहाँ से लोकल डोमेस्टिक रुई जो कि महंगी पड़ती है वो लेने से थोड़ा अवॉइड करती हैं। तो अगर इसमें आप मेरी राय लेंगे तो वो ये है कि जितनी भी लोकल
डोमेस्टिक हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है और उसके आगे जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोसेस करने के बाद प्रोड्यूस किए जाते हैं उस पर सेल टैक्स हटा देना चाहिए। क्योंकि एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जब लोकल अशिया पे सेल टैक्स लगा दिया जाता है तो जो फैक्ट्री वाला अपना सेल टैक्स पूरा अदा करता है वो compete नहीं कर पाता और इसकी वजह से जो अनरजिस्टर्ड प्रोसेसर्स हैं जो अपना सेल टैक्स पूरा अदा नहीं करते वो सेल टैक्स चोरी भी करते हैं और जो सही तरीके से बिज़नेस कर रहे होते हैं उनको वो एक डिसएडवांटेज पे रख देते हैं। और ना सिर्फ ये कॉटन बल्कि बाकी भी जो दीगर ऑयल सीड्स हैं जैसे कि सनफ्लावर हो गया, लोकल सरसों क्रॉप है और इवन कैनोला है, ये बहुत सारा बेतहाशा अरबों डॉलर का जो है इंपोर्ट होता है जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सचेंज रेट पे भी जो है बहुत एक बड़ा असर पड़ता है। तो अगर इन चीज़ों को सही तरीके से इंसेंटिवाइज़ किया जाए, पॉलिसी सही बनाई जाए और अगर सेल टैक्स जैसे जो मामलात है लोकल अशिया पे हटाई जाएं तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो आने वाले सालों में बढ़ेगी और पाकिस्तान की मईशत को बहुत से फ़वाइद आएंगे इस तरह के इक़दाम करने से। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत से फ़वाइद पाकिस्तान को मिल सकते हैं। साजिद अमीन साहब, आप ये फरमाइएगा कि रवा माली साल मुआशी शरह नमू समेत मुख्तलिफ अहदाफ हासिल करने में हुकूमत को नाकामी हुई। अलबत्ता नंबर्स बहुत अच्छे हैं, माजी की निस्बत बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन आइंदा माली साल के लिए इससे भी बड़े अहदाफ अब रखे जा रहे हैं। गो के हमने अभी ही जो टारगेट्स रखे गए थे उनको अचीव नहीं किया, तो आगे फिर हम कैसे ये टारगेट्स अचीव करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये अहदाफ हासिल किए जा सकेंगे अगले माली साल के लिए? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल है इसमें जो इस साल अगर आप देखें कि हमारे वो नंबर्स जहाँ पे पिछले साल ग्रोथ रेट कम था तो इस साल जो है वो ग्रोथ रेट ज़्यादा शो हो रहा होगा। मसलन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंडस्ट्री की बात कर लें तो लास्ट ईयर ग्रोथ रेट कम था तो इस साल वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ग्रोथ रेट नज़र आ रहा है। पिछले साल एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट ज़्यादा बेहतर था तो इस साल वहाँ पे बहुत कम नज़र आ रहा है। मुझे लगता है जो बेस इफेक्ट है जो कि 2022-23 और 23-24 जो है वो बड़े ही सख्त साल थे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसकी वजह से जो नंबर्स हैं वो मुझे लगता है इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे होते हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो जब भी कोई नंबर सेट कर रही होती है तो वो कहीं ना कहीं उसके पास मार्जिन रख रहा होती है कि वो जनरली पाकिस्तान में वो नंबर मिस हो रहे होते हैं। अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट देख लें तो वो गवर्नमेंट थोड़ा सा अप साइड पे रखती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखती है कि अगर उसमें कुछ कमी भी रह जाए तो किसी हद तक एक रीजनेबल जो नंबर है वो पहुंच सके। लेकिन मुझे लगता है 3-4 बड़ी चीजें हैं जो इस साल बड़ी अहम हुई हैं और वो गवर्नमेंट शायद अपने रिपोर्ट कार्ड में ला रही होगी अगर आप उसको 24-25 से 23-24 से कंपेयर करें। एक तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से डाउन हुआ है क्योंकि पिछले साल की बेस बड़ी कम थी, बहुत ज्यादा हाई बेस थी, तो जिसकी वजह से इस साल इन्फ्लेशन जो है बहुत तेजी से नीचे आया। उसकी वजह से जो दूसरा बड़ा इंडिकेटर है मेरे ख्याल जो गवर्नमेंट आज शो कर रही होगी वो पॉलिसी रेट का होगा, क्योंकि पिछले साल हम 22% से ज्यादा चले गए थे, अब हम 10-11% के करीब हैं, तो वो तकरीबन 100% का जो डिक्लाइन है गवर्नमेंट उस पर काफी ज्यादा कर रही होगी। इसी तरह जो मुझे लगता है कि जो रुपया है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहा है पिछले पूरे साल के अंदर। अगर हम 24-25 की बात कर रहे हैं और उसको हम 23-24 से कंपेयर करें और उसका शायद एक असर आपको आज के नंबर्स में भी नजर आ रहा होगा कि हमारा जो जीडीपी इकोनॉमी का जो साइज है वो शायद $400 बिलियन से ज्यादा है, कुछ $411 बिलियन के करीब। उसकी एक जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि जो रुपए का रेट है वो 300, 310, 305 से जो एवरेज इस साल रहा है वो 278 के करीब रहा है, 278 के करीब। उसकी वजह से जो इकोनॉमी का साइज है वो थोड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा हमें, क्योंकि रुपया इंप्रूव भी हुआ है और स्टेबल भी रहा है। और इसी से जुड़ा एक और इंडिकेटर जो गवर्नमेंट जाहिर है जिसका क्रेडिट ले रही होगी आज वो बड़े नंबर्स में होगा हेडलाइंस में कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ गई है। उसका अगेन जो बहुत बड़ा फैक्टर होगा वो रुपए की मजबूती होगा, क्योंकि जब आपका एक्सचेंज रेट 300 से एवरेज से या 290 की एवरेज से 278 की एवरेज पे रहे पूरा साल तो आपकी जो एवरेज डॉलर टर्म्स में आमदनी है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ इसी तरह तो ये जो नंबर्स हैं गवर्नमेंट इन चंद बड़े जो नंबर्स हैं उनको आज की रिपोर्ट कार्ड में मुझे लगता है शो कर रही होगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ है आपकी थोड़ी सी वो दिखा रही होंगी। तो नंबर्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा बहुत अहम भी हैं, बट कुछ नंबर्स जो है वो मुझे लगता है बेस इफेक्ट की वजह से होंगे और उनकी जो सही इंटरप्रिटेशन है उनका जो सही कॉन्टेक्स्ट है वो शायद समझना बहुत जरूरी होगा कि ये नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं। 2-3 चीजें जो मुझे लगता है कि शायद हमें वहाँ पूछने की जरूरत होगी कि इन्फ्लेशन तो कम हुआ है लेकिन महंगाई अब भी बढ़ रही है क्योंकि उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है।
महंगाई इसलिए कम नजर आएगी आपको इस साल में क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी, कीमतें बहुत ऊपर चली गई थी, तो अब वो नीचे जो आ रही हैं, आई मीन सही। उनके बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, तो उसे लग रहा है कि इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो बड़ा कम हुआ है। बट ओवरऑल जैसे आपके नुमाइंदे शकील साहब ने भी जी। कहा